Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today we will start our new topic Bohr's atomic model. और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। एक तो सबसे पहले मैंने डिस्कस करा था आपके सामने प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। देन उसके बाद कुछ उसमें ड्रॉबैक्स आए थे, लेकिन उसमें ये तो चीज़ क्लियर हो ही गई थी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो एटम है वो डिविजिबल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी। सेकेंड, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें उन्होंने अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और उनके कंक्लूजन्स में ये निकल के आया था कि जो एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज एक सेंट्रल कोर पे प्रेजेंट रहता है, और जहाँ पे उसका मोस्टली मास कंसनट्रेट रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के ऑल अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने उसमें देख ली थी, पढ़ ली थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए थे। ड्रॉबैक्स यही थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और रेडिएट करते करते उसकी एनर्जी जब कम होगी तो धीरे धीरे वो अपना रेडियाई कम करते 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 कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो एटम स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया था रदरफोर्ड मॉडल। और साथ ही साथ वहाँ पे जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो ये भी नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दिखाता है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी नहीं बता पाया था, और ये भी चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं समझा पाया था, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे हमारे पास तीसरे नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। और 1913 में इन्होंने अपने कुछ पॉस्टुलेट दिए। उस पॉस्टुलेट से उन्होंने ये समझाया कि एटम मॉडल कैसा होता है, और साथ ही साथ उसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम वहाँ पे कैसे शो होता है। लेकिन आपको ये पता ही है रदरफोर्ड का मॉडल फेल तो हो गया, लेकिन हमें ये तो पता लग गया है ना कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पे किसने करी, यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, किसके थ्रू, रदरफोर्ड के थ्रू। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बोर्स एटॉमिक मॉडल और इसके पॉस्टुलेट से। सबसे पहले तो पॉस्टुलेट से ही हम इसके बोर एटॉमिक मॉडल को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसका पॉस्टुलेट ये। तो आपको ये याद रखना है कि जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो कैसे टाइप के एटम्स के लिए दिया था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही होगा, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से अगर मैं 1H1 की बात करूं तो ये एक ऐसा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये हाइड्रोजन क्या है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन के बाकी आइसोटोप्स होते हैं, जिसको हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ट्राइटियम में। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो मोस्टली कैसे एटम्स के लिए था, कैसे एलिमेंट्स के लिए था, हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके लिए ये एटॉमिक मॉडल क्या होता है, सुटेबल बैठता है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में किसके बारे में बताने की कोशिश करी है, जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में समझाने की कोशिश करी है, जो कि बाकी पहले कोई भी मॉडल समझा नहीं पाए थे। तो उनका फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, सुन लीजिए कि जो भी H एटम है, जो भी हाइड्रोजन एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब आप बोलेंगे तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, बट इन्होंने यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट कौन सा वाला बोला है, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको आप शेल्स भी कहते हैं। ये स्टेशनरी इसका नाम क्यों पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो ऑर्बिट है, एक तो इसका रेडियस इतना ही रहेगा, और इस स्टेशनरी सेल में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो इसी वजह से इस ऑर्बिट का नाम दूसरा भी
बोला जाता है नॉन रेडिएटिंग शेल या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। तो इट मीन्स अगर इस शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के केस में, तो वहाँ पे वो एनर्जी रेडिएट कर रहा था जिसकी वजह से उसका ड्रॉबैक बना। बट यहाँ पे बोर ने बोला कि ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिट है, ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। मतलब इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग के दौरान वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्टेशनरी ऑर्बिट। बस एक चीज़ और इंक्लूड कर दी क्या इन्होंने, स्टेशनरी। साथ ही साथ किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और इसको जो रिवॉल्व करने के लिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट कर रहा है, उसकी वजह से इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो ये है बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड जो पॉस्टुलेट है वो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहलाई जाती है। और ये पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π के, जिसमें आपको पता है L यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसमें n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली कैसे डिसाइड होता है कि कौन से नंबर की शेल में ये घूम रहा है। तो अगर ये k शेल में घूम रहा है तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर L, K, L, M, N आपने शेल्स पढ़ी होंगी, अगर L शेल में घूम रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जिस भी शेल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ लीजिए अगर ये L शेल में घूम रहा है, L शेल में चला गया, L शेल में घूम रहा है, तो उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 2h/2π। ठीक है, इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन होगी। तो हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, हर एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के लिए उसका इलेक्ट्रॉन का अपना एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड है। और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसीलिए इसका नाम क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स्ड। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसी शेल में घूम रहा है तो उसका भी यहाँ पे उसका भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो हर एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए उसका इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो भी एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, और इससे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, देखिए आपने एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, mvr = nh/2π। ये nh/2π तो एज इट इज़, और l के बदले क्या आ गया, जो इसका बाय डेफिनेशन फॉर्मूला होता है mvr, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम और साथ ही साथ डिस्टेंस का। डिस्टेंस यहाँ पे r क्या है, न्यूक्लियस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस r। ओके, अब चलते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ, जो लास्ट पॉस्टुलेट है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। जो यहाँ पे थर्ड पॉस्टुलेट है बोर का, उसे हम कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इससे पहले कौन सी थी, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, ये मतलब एनर्जी से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेवल में घूमता है, तो अगर हम यहाँ पे उसके लेवल्स इस तरीके से बना ले, लोअर लेवल, अब देखिए जो नीचे मैंने लेवल बना रखा है ये डैश करके, ये क्या है इसका लोअर एनर्जी लेवल, और जो ऊपर बना रखा वो क्या है, हायर एनर्जी लेवल। और हर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब ये ऑर्बिट को भी बता रहा है यहाँ पे, या शेल को ही बता रहा है, और हर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए उसकी एनर्जी डिसाइड होती है। ठीक है, तो जहाँ पे वो पहले प्रेजेंट है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, उसके लिए जो भी एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे वो होगी EI मतलब I यहाँ पे इनिशियल एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, EF मतलब जब फाइनली जहाँ पे ये कूदेगा, जहाँ पे जंप करेगा, उस पर्टिकुलर शेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, EF फाइनल एनर्जी। ऐसे ही हमने सेकंड वाले में भी यही कर रखा, ये भी हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो
बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलती है? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये पोस्टुलेट देती है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करता है, एक्साइटेशन भी बोलते हैं जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको पता है जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एक पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसके इक्वल होती है? उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उस केस में वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? वहाँ पे दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, डी एक्साइट कर रहा है या जंप कर रहा है, तो उस केस में अब वो क्या करेगा? एनर्जी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को रेडिएट करेगा। यहाँ पे रेडिएट होगा, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को रेडिएट करेगा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? वो एनर्जी इक्वल होगी दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल। तो ये है हमारा बोर्स का फ्रिक्वेंसी कंडीशन।